नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गिरिराज गोयल, मैं सहायक प्राध्यापक एवं विभाग प्रमुख वेटनरी कॉलेज जबलपुर में पदस्थ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ब्रीडर स्टॉक एवं हैचरी मैनेजमेंट के ऊपर। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ब्रीडर स्टॉक और हैचरी प्रबंधन की महत्ता को समझाना है। हम ब्रीडर स्टॉक के चयन, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन को जानेंगे। हैचरी संरचना और इंक्यूबेशन प्रक्रिया को सही तरीके से लागू करना सीखेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग की महत्ता और पोल्ट्री प्रबंधन में दक्षता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1 ब्रीडर स्टॉक एवं हैचरी प्रबंधन परिचय। इस मॉड्यूल में हम ब्रीडर स्टॉक और हैचरी प्रबंधन का पोल्ट्री उद्योग में महत्व समझेंगे, जो उच्च गुणवत्ता और लाभ सुनिश्चित करने में सहायक है। मॉड्यूल 2 ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हम ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन के मुख्य घटक जैसे चयन, पोषण, स्वास्थ्य और रिकॉर्ड कीपिंग, जो चूजों की गुणवत्ता और उत्पादन दर को प्रभावित करते हैं, समझेंगे। मॉड्यूल 3 हैचरी की संरचना। इस मॉड्यूल में हम हैचरी की वैज्ञानिक संरचना और एक मार्गीय संचालन को समझेंगे, जो उत्पादन क्षमता बढ़ाता है और संक्रमण को नियंत्रित करता है। मॉड्यूल 4 इंक्यूबेशन प्रक्रिया। इस मॉड्यूल में हम इंक्यूबेशन शर्तों के सही पालन के माध्यम से भ्रूण के विकास और उच्च हैचिंग दर को समझेंगे। मॉड्यूल 5 ब्रीडर स्टॉक एवं हैचरी रिकॉर्ड। इस मॉड्यूल में हम रिकॉर्ड कीपिंग की महत्ता को समझेंगे, जो हैचरी और ब्रीडर स्टॉक की गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी और लाभप्रदता को बढ़ाता है। सर्वप्रथम इस विषय पर हमें जानना जरूरी है कि ब्रीडर स्टॉक क्या होता है। यह ब्रीडर स्टॉक पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ब्रीडर वे चयनित माता पिता होते हैं जिनमें उच्च गुणवत्ता के अंडे और आगे चलकर स्वस्थ चूजे देने की क्षमता होती है। इन पक्षियों का पालन विशेष पोषण, आवास, टीकाकरण एवं प्रजनन नियंत्रण के तहत किया जाता है, ताकि उनका प्रजनन कार्य कुशलता एवं बड़ी सफलता के साथ किया जा सके। पोल्ट्री फार्मिंग में भाइयों, ब्रीडर स्टॉक को बहुत अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा गया है कि जब नस्ल अच्छी होगी तो आगे की फसल भी अच्छी होगी। तो ब्रीडर स्टॉक बेसिक ज़रूरत है किसी भी पोल्ट्री फार्म और हैचरी के लाभकारी। अब चर्चा करते हैं कि ब्रीडर स्टॉक का प्रबंधन का क्या महत्व है। ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन अगर हम ठीक से करते हैं तो हमें गुणवत्ता वाले चूज़ों का उत्पादन होता है। ब्रीडर स्टॉक की गुणवत्ता सीधे चूज़ों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार से आपके ब्रीडर बर्ड्स होंगे, जो पेरेंट बर्ड्स होंगे, उतने ही अच्छे चूजे उनसे प्राप्त होंगे, और चूजे अगर अच्छे प्राप्त होंगे तो आगे चल के ब्रॉयलर और लेयर के रूप में आप उनका अच्छे से पालन कर सकेंगे और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है रोग प्रतिरोधी पीढ़ी। तो जो ब्रीडर स्टॉक है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिकतम उच्चतम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, उनका अगर ठीक प्रकार से टीकाकरण किया जाएगा, उनका ठीक प्रकार से चयन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो उनसे रोग प्रतिरोधी चूजे पैदा होंगे, जो आगे चलकर आपके ब्रॉयलर और लेयर के लिए भी बीमारी को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे। तीसरा है उच्च प्रजनन दर। ब्रीडर स्टॉक में उच्च प्रजनन दर का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ब्रीडर का काम अंडे पैदा करना है और उन अंडों के इंक्यूबेशन से हमें बच्चे प्राप्त होते हैं। तो अगर ब्रीडर में अच्छी उच्च प्रजनन क्षमता होगी तो निश्चित रूप से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडे प्राप्त होंगे, और उन लेयर और ब्रॉयलर के अंडों को हम जब मशीन में इंक्यूबेशन में रखेंगे तो हमें अच्छे चूजे प्राप्त होंगे। तीसरा है ब्रीडर स्टॉक मैनेजमेंट पूरे पोल्ट्री उद्योग की नींव होता है, क्योंकि अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है तो ब्रीडर स्टॉक को बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक लाभ। ब्रीडर स्टॉक से हमें गुणवत्तापूर्ण चूजे प्राप्त होते हैं, उन चूज़ों से हमें आगे चल के अच्छा
ब्रायलर और लेयर का उत्पादन मिलता है और जिससे कि हमारा लाभ ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से ये सब बिंदु हैं जो बताते हैं कि ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके बाद दोनों इससे जुड़ी हुई अगली प्रक्रिया है हैचरी प्रबंधन। सर्वप्रथम हमें जानना जरूरी होगा कि हैचरी क्या होती है। हकीकत में हैचरी वह स्थान है जहां अंडों को कृत्रिम रूप से चूजे निकालने के लिए जिस मशीन में रखा जाता है। इसमें अंडों का चयन, सैनिटाइजेशन, इंक्यूबेशन, जिससे कि अंडे से चूजे निकालने की प्रक्रिया बोलते हैं, और चूजों की देखभाल शामिल है। यह प्रक्रिया नियंत्रित तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन के माध्यम से की जाती है। हकीकत में हैचिंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, किंतु अगर हम प्राकृतिक रूप से मुर्गी के द्वारा हैचिंग करवाते हैं या अंडों से बच्चे निकलवाते हैं तो ऐसी स्थिति में हम बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर पर चूजों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत शोध के बाद में हैचरी मशीन या इंक्यूबेटर मशीन का विकास किया गया है, जिसमें कि तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन को इस प्रकार से रखा जाता है कि वो एक मादा मुर्गी की तरह काम करे और बच्चों के अंडों से बच्चों के विकास के लिए सभी सुविधाएं प्रदान कर सके। अब हम देखेंगे कि इस जो हैचरी है जिसमें इंक्यूबेटर और सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं अंडों से चूजे निकालने के लिए, उसके प्रबंधन का क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है उसका प्रबंधन। उसके प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अच्छे प्रकार से हैचरी होगी और अच्छे प्रकार से उसका प्रबंधन होगा तो निश्चित रूप से हमें उच्च हैचिंग दर प्राप्त होगी। हैचिंग दर का अर्थ है कि जितने अंडे हमने मशीन में लगाए, इंक्यूबेटर में सेट किए, उससे हमें कितने चूजे प्राप्त हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चूजे प्राप्त होंगे तो हैचिंग दर भी उच्च होगी, अधिक होगी, और ऐसी स्थिति में हमारा लाभ भी अधिक होगा। दूसरा महत्वपूर्ण हैचरी प्रबंधन का विषय है रोग मुक्त चूजे। अगर हमारा हैचरी प्रबंधन अच्छा होगा, अगर हम उचित रूप से हैचरी की सफाई करेंगे और समय पर जो चूजे निकले उनका टीकाकरण करेंगे तो हमें रोग मुक्त, बीमारियों से फ्री चूजे मिलेंगे और वो चूजे आगे चल के ब्रायलर और लेयर के रूप में पाले जाएंगे और निश्चित रूप से आपके पोल्ट्री व्यवसाय, मुर्गी उद्योग में वो लाभ का काम करेंगे। अगला है नियंत्रित उत्पादन। बाजार की मांग के अनुसार, समझिए कि अभी सर्दियों में मांग ज़्यादा होती है, गर्मियों में मुर्गी के अंडों की मांग कम हो जाती है, तो इसके अनुसार अगर हैचरी काम कर रही है और इसके अनुसार अगर आप हैचरी का प्रबंधन कर रहे हैं कि जब मांग ज़्यादा है तब आप ज़्यादा उत्पादन कर पा रहे हैं और जब मांग कम है तो आप उत्पादन को थोड़ा कम कर दे रहे हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो लाभ है वो निश्चित रूप से ज़्यादा होगा। अगला है राष्ट्रीय पोल्ट्री उद्योग को समर्थन। अगर अच्छे से हैचरी अगर हम चला रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमारा नेशनल पोल्ट्री इंडस्ट्री है जो पूरे भारत में फैली हुई है उसको हम अच्छे से अच्छे चूज़ों की सप्लाई कर सकेंगे, फार्मर्स को अच्छे चूजे दे सकेंगे और अच्छे चूजे मिलेंगे तो अच्छा उत्पादन होगा। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, हैचरी प्रबंधन रोजगार का एक बहुत अच्छा साधन है। कोई भी युवा, हमारे जो युवा साथी हैं, अगर वो हैचरी को संचालित करना चाह रहे हैं और पोल्ट्री इंडस्ट्री से अच्छा लाभ कमाना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो ये कर सकते हैं। हैचरी प्रबंधन के लिए आपको थोड़े कौशल की आवश्यकता होगी, हैचरी किस प्रकार बनाई जाती है उसको समझने की आवश्यकता होगी। उसके बाद हैचरी का क्रियान्वयन, इंक्यूबेशन की प्रोसेस की क्या क्या सावधानियां हैं वो अगर आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आप हैचरी प्रबंधन अच्छे से अच्छा कर पाएंगे और हैचरी प्रबंधन कर पाएंगे तो अच्छे से अच्छे चूजे प्राप्त करेंगे और चूजे प्राप्त करेंगे तो आगे चल के आपका मुर्गी पालन का व्यवसाय निरंतर उन्नति करेगा। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ब्रीडर स्टॉक और हैचरी प्रबंधन पोल्ट्री उद्योग के लिए गुणवत्ता और लाभ सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण है। और अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। किसान भाइयों, अब हम इस पूरे ब्रीडर स्टॉक एवं हैचरी मैनेजमेंट में जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न मॉड्यूल हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। उसमें सर्वप्रथम है ब्रीडर स्टॉक मैनेजमेंट। ब्रीडर स्टॉक मैनेजमेंट इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अगर माँ और बाप अगर अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से बच्चे भी अच्छे प्राप्त होंगे। ब्रीडर स्टॉक के चयन में हमें कुछ प्रमुख घटकों का, कुछ प्रमुख मॉड्यूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें सर्वप्रथम है चयन एवं ग्रेडिंग, सिलेक्शन एंड ग्रेडिंग। कैसे
पेरेंट्स का, कैसे ब्रीडर का चयन किया जाए, कैसी मुर्गियों का ब्रीडर के रूप में चयन किया जाए आगे बच्चे निकालने के लिए, जिससे कि हमें अच्छी गुणवत्ता के बच्चे प्राप्त हों। दूसरा, उस जो चयनित जो ब्रीडर हैं, चयनित जो मुर्गियां हैं ब्रीडर के रूप में, उनका हाउसिंग मैनेजमेंट, उनके पूरे जो आवास है उसका प्रबंधन। तीसरा, उन ब्रीडर स्टॉक का पोषण प्रबंधन। चौथा, ब्रीडर स्टॉक का स्वास्थ्य प्रबंधन। पांचवा, ब्रीडर स्टॉक का प्रकाश प्रबंधन, क्योंकि लाइट बहुत ज़रूरी है अंडा उत्पादन के लिए, और अगर ब्रीडर को सही लाइट मिलेगी तो वो उच्च मात्रा में अंडा उत्पादन करेगा, और अंडा अगर अच्छी मात्रा में मिलेगा तो चूजे भी ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। उसके बाद अंडा प्रबंधन, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार ब्रीडर ने अंडा दे दिया, उसके बाद अंडे को आपको सेटर मशीन में, इंक्यूबेटर मशीन में इंक्यूबेट करना है, और इसके दौरान बीच में कुछ समय का अंतराल होता है। उस समय आपको अंडे को सुरक्षित रखना है, जिससे कि उसके अंदर जो भ्रूण है, जो जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, वो खराब ना हो, वो डिस्ट्रॉय ना हो। इसलिए ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अंडा प्रबंधन, एग मैनेजमेंट। और जो इस सब की हिसाब रखने के लिए, पूरी प्रक्रियाओं का हिसाब रखने के लिए रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्ड अगर आप सही से मेंटेन करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने ब्रीडर स्टॉक को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। प्रथम, चयन एवं ग्रेडिंग। चयन क्यों ज़रूरी है और ग्रेडिंग क्यों ज़रूरी है पक्षियों का ब्रीडर के रूप में, जिससे कि मजबूत आनुवंशिक विशेषताओं वाले हम पक्षी का सिलेक्शन करें, जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, इनकी फर्टिलिटी और इनमें विकास दर अच्छी हो, ताकि उनसे जो मिलने वाले चूजे हैं उनमें भी विकास दर अच्छी हो। इसके लिए क्या विधि अपनाएंगे? इसके लिए हम 18 सप्ताह तक नियमित रूप से जो पेरेंट बर्ड्स हैं, मुर्गियां हैं, जिनको हमें आगे चल के ब्रीडर के रूप में सेलेक्ट करना है, उनका हम नियमित रूप से वजन लेते रहेंगे, उसके वजन की निगरानी करते रहेंगे, और उसी दौरान जो कम वजन की हैं, कम ग्रोथ वाली हैं, कम वृद्धि वाली हैं, ऐसी पक्षियों को हटा देंगे, उनकी कलिंग कर देंगे। उसके बाद में हाउसिंग मैनेजमेंट के लिए हमें कुछ बातों का याद रखना पड़ेगा, जैसे कि स्थान। तो जो ब्रीडर हाउस है उसको हमें ऊंचाई वाले स्थान पर, जल निकासी वाले स्थान पर बनाना चाहिए, और उसकी जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम रखनी चाहिए। उसके साथ साथ में हाउस का टाइप, कैसा हाउस होना चाहिए ब्रीडर के लिए, तो ओपन शेड या एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड हाउस, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्तमान में ब्रीडर स्टॉक के लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल्ड हाउस का उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है, जिसमें कि तापमान, नमी और वेंटिलेशन सब कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड होता है, स्वचालित नियंत्रित होता है। स्थान की आवश्यकता, एक ब्रीडर के लिए 3 से 4 स्क्वायर फीट एक पक्षी के लिए आवश्यकता होती है। आपको इतना स्थान अगर आप दे रहे हैं तो निश्चित रूप से उसकी वृद्धि और उसकी स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। नर और मादा का अनुपात, चूँकि ये प्रजनन के लिए उपयोग में आने वाले हैं ब्रीडर, तो 10 मादा पर 1 नर का उपयुक्त है लेयर के लिए, और ब्रायलर ब्रीडर के लिए 8 मुर्गियों पर 1 नर का उपयोग उपयुक्त है। लीटर की मोटाई, ये जिस डीप लीटर सिस्टम में हम ब्रीडर को रख रहे हैं, उसमें जो लीटर बिछा हुआ है वो 4 से 6 इंच मोटा या तो लकड़ी का बुरादा बिछा होना चाहिए, या फिर धान का पैरा या गेहूं का भूसा बिछा होना चाहिए, जिससे कि सर्दियों में उसे थोड़ा गर्मी का एहसास हो। गर्मियों में इस मोटाई को घटा के हम 2 से 3 इंच कर सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में थोड़ी गर्मी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा मोटा लीटर होता है, तो उस स्थिति में आप इसकी मोटाई को कम कर सकते हैं, विशेष रूप से गर्मियों में। अब तीसरा है पोषण प्रबंधन, फीडिंग मैनेजमेंट। ब्रायलर ब्रीडर स्टॉक का फीडिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उनका विकास अच्छा होगा और उनमें यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। मतलब सभी जो पक्षी हैं, सभी जो ब्रीडर पक्षी हैं, वो उनका वजन एक समान रूप से बढ़ेगा। और ये फीडिंग मैनेजमेंट 18 सप्ताह की उम्र तक एक फेज चलता है, और फिर 18 सप्ताह से 72 सप्ताह की उम्र तक, जब तक मुर्गी देती है तब तक दूसरा फेज चलता है। तो प्रजनन काल में जो आहार उनको जो मैनेजमेंट करना है, उसमें उनको हमें अंडा उत्पादन के लिए उनको कैल्शियम ज़्यादा देना पड़ेगा, और फर्टिलिटी और हैचेबिलिटी के लिए जो फर्टाइल अंडे पैदा हो रहे हैं ब्रीडर स्टॉक से, उसमें अच्छी गुणवत्ता के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलें, उसके लिए भी उनको कुछ विटामिन जैसे विटामिन ई और विटामिन D3 और विटामिन ए की अतिरिक्त मात्रा हमको ब्रीडर स्टॉक के फीड में देनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन कौन से हैं, उनकी कितनी ज़रूरत होती है।
ब्रीडर स्टॉक के दाने में। तो प्रोटीन 16 से 17% ज़रूरत है, कैल्शियम की 3 से 4% ज़रूरत है। चूँकि ये ब्रीडर स्टॉक है, ये अंडा प्रोडक्शन करेगा, अंडा प्रोडक्शन के दौरान इसको कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए, इसलिए कैल्शियम 3 से 4% देना चाहिए। फास्फोरस 1 से 2% हमको देना चाहिए। उसके बाद विटामिन A, D3, E और अन्य खनिज लवण भी अच्छी मात्रा में देना चाहिए, ताकि जो हमारे अंडे पैदा हो रहे हैं मुर्गी के ब्रीडर के, उनमें फर्टिलिटी और हैचेबिलिटी एक अच्छी मात्रा में रहे, उच्च मात्रा में रहे। जब हम ब्रीडर की फीडिंग कराते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। एक तो ये स्ट्रेटजी कि सप्ताह भर में एक बार फीडर जो ब्रीडर स्टॉक है उसका वजन करें और उसके वजन के हिसाब से ही उनको दाना दें, क्योंकि जो मेल ब्रीडर हैं उनमें अगर आप ज़्यादा मात्रा में दाना दे देंगे तो वो थोड़े फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, उनका वजन ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में उनकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है, जो प्रजनन क्षमता है, वो कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए सप्ताह भर में आप वजन करते रहें और वजन के अनुसार उनको दाना देते रहें। ओवर फीडिंग कराएंगे तो निश्चित रूप से मोटापा बढ़ेगा तो फर्टिलिटी में गिरावट आएगी। उनको पीने के लिए भी साफ पानी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी ही बीमारियों का एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप नियमित रूप से अपना जो पानी का टैंक है उसकी सफाई करते रहें। ज़रूरत पड़े तो उसमें क्लोरीन की कुछ मात्रा डालें, ब्लीचिंग पाउडर की थोड़ी मात्रा डाल सकते हैं, जिससे कि उसका निर्जीवीकरण अच्छे से हो जाए। और गर्मियों में पानी में इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी ज़रूर देना चाहिए, स्पेशली ब्रीडर स्टॉक में, क्योंकि ब्रीडर स्टॉक का जो अंडा है वो बहुत कीमती है, उसकी मार्केट में कीमत भी ज़्यादा है और ब्रीडर स्टॉक की भी कीमत ज़्यादा होती है। अगर उन पर हीट स्ट्रेस का कोई इफेक्ट पड़ता है तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक हानि हो सकती है। इसलिए उनको गर्मियों में इलेक्ट्रोलाइट्स और विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा उनके पानी में मिलाकर देनी चाहिए। उसके बाद अगला विषय है स्वास्थ्य प्रबंधन। ब्रीडर स्टॉक का हेल्थ मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। उसमें सर्वप्रथम उनका टीकाकरण के लिए एक निश्चित रूप से एक निश्चित कार्यक्रम है, जिसमें एक दिन का जब बच्चा हैचरी से निकलता है ब्रीडर का बच्चा, तो उसको मैरेक्स डिसीज का वैक्सीन लगाया जाता है सबकुटेनियस त्वचा के नीचे। उसके बाद न्यूकैसल डिसीज का विभिन्न इंटरवल पर लगाया जाता है, जिसमें 7 दिन की उम्र पर, फिर 28 दिन की उम्र पर, फिर हर 3 माह में एक बार आपको ब्रीडर स्टॉक में न्यूकैसल डिसीज का टीका रिपीट करना है और इसको सामान्यतः लासोटा स्ट्रेन पानी में मिलाकर दिया जाता है। उसके बाद गम्बोरो, ये एक बीमारी है और इसका भी टीका बाज़ार में उपलब्ध है और ये 14 दिन और 28 दिन की उम्र में दिया जाता है। 28 दिन में जो दिया जाता है उसको बूस्टर डोज बोलते हैं और ये पानी में, पीने के पानी में मिलाकर दिया जाता है। इसके अलावा आईवी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का भी टीका 18 सप्ताह की उम्र में लेयर मुर्गियों को लगाना चाहिए, ब्रीडर मुर्गियों को लगाना चाहिए। उसके बाद अभी कुछ पोल्ट्री फार्म्स में एवियन इन्फ्लुएंजा का जो LPAI है, लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीन भारत सरकार ने अभी अप्रूव किया है, उसका भी इस्तेमाल कुछ फार्मर कर रहे हैं। उसको 8 सप्ताह की उम्र में प्रथम बार लगाया जाता है, फिर 6 माह की उम्र में उसका बूस्टर लगाया जाता है। तो आप इस LPAI लो पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य प्रबंधन में कुछ और उपाय भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि लगभग 2 से 3 महीने में एक बार आप डिवर्मिंग करें। डिवर्मिंग के लिए आप एल्बेंडाजोल या मेट्रोनिडाजोल या आइवरमेक्टिन का उपयोग कर सकते हैं। उससे आपके आइवरमेक्टिन से अंतः और बाह्य परजीवी दोनों का नियंत्रण हो जाता है। तीसरा, जो बायोसिक्योरिटी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बीमार पक्षी हैं उनको तुरंत अलग करें और जो मृत पक्षी हैं उनको ज़मीन में गाड़ दें बरियल मेथड में या फिर इंसिनरेटर में उनको जला दें, जिससे कि उनसे बीमारी अन्य पक्षियों में ना फैले। तो ये सब ब्रीडर का हेल्थ मैनेजमेंट में आता है। उसके बाद आप ब्रीडर का प्रकाश प्रबंधन, लाइटिंग मैनेजमेंट ब्रीडर का बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ब्रीडर बर्ड अगर उनका लाइटिंग मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो अंडा उत्पादन अच्छे से नहीं कर सकते, और अंडा उत्पादन नहीं होगा तो इससे नुकसान होगा। इसलिए प्रजनन के पूर्व, या कह सकते हैं कि 18 सप्ताह की उम्र तक 8 घंटे प्रतिदिन लाइट की ज़रूरत है। उसके बाद प्रजनन काल कह सकते हैं 18 सप्ताह से 72 सप्ताह की उम्र, जब हमें फर्टाइल एग प्राप्त होता है, उस समय 16 घंटे प्रतिदिन लाइट
प्राकृतिक और कृत्रिम लाइट को कुल मिलाकर 16 घंटे, सामान्यतः प्राकृतिक लाइट 8 से 10 घंटे रहती है और उसके साथ में 6 से 8 घंटे हमको कृत्रिम लाइट सुबह और शाम में बांटकर ज़रूर देनी चाहिए। कृत्रिम लाइट देने के लिए आपको बल्ब, ट्यूबलाइट या CFL LED का उपयोग आप कर सकते हैं। और इस जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता भी करीब 20 लक्स होना ज़रूरी है और उसको हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि इतनी लाइट की तीव्रता हो कि हम आराम से अपनी मुर्गियों को, अपने ब्रीडर स्टॉक को देख सकें। अगर आप अपनी मुर्गियों का प्रकाश प्रबंधन सही से करते हैं तो उनमें यौन परिपक्वता, जो मैच्योरिटी, जिसको सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं, और अंडा उत्पादन बहुत अच्छा रहता है और उच्च दर पर बना रहता है। अगर आप सटीक या परफेक्ट लाइट मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सेक्सुअल मैच्योरिटी पर फ़र्क पड़ेगा और जिससे कि अंडा उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। उसके बाद जो मैंने पहले चर्चा की, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है अंडा प्रबंधन, एग मैनेजमेंट, उसमें सबसे पहले ब्रॉयलर ब्रीडर जो रहते हैं या लेयर ब्रीडर रहते हैं उनमें हर 3 घंटे में हमको अंडा इकट्ठा करना चाहिए। मतलब 24 घंटे में कम से कम, दिन के समय अगर देखा जाए तो 24 घंटे में कम से कम 4 से 5 बार अंडा इकट्ठा करना चाहिए। रात के समय तो हम ये प्रक्रिया नहीं कर सकते, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक 4 से 5 बार अंडा हमें इकट्ठा करना चाहिए और उसको एग रूम में, कोल्ड रूम में तुरंत पहुंचाना चाहिए, जिससे कि वो सुरक्षित हो सके, क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है। उसके बाद अंडों का भंडारण के लिए तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस पर अंडों को भंडारित किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो है भ्रूण, उनका अंदर का जो भ्रूण नष्ट ना हो, ख़राब ना हो, और उनको हम जब मशीन में लगाएं तो हमें अधिक से अधिक चूजे बच्चे प्राप्त हों। और उस एग स्टोरेज रूम की जो नमी है वो 70 से 75% उसके अंदर नमी होनी चाहिए। वो नमी करने के लिए हम एग रूम के अंदर ट्रे में पानी भरकर रख देते हैं, बड़ी ट्रे में एक कोने में, जिससे कि उसके अंदर अच्छी नमी बनी रहती है। अंडों की छटाई, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अंडा प्रबंधन का विषय है कि अंडों को छांटना। अंडों को छांटना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार मुर्गी अंडे देती है और अंडा देने की प्रक्रिया में या अंडा संग्रहण की प्रक्रिया में कई बार अंडे क्रैक हो जाते हैं या अंडे देने के समय गंदे हो जाते हैं, ज़मीन पर जो लिटर मटेरियल पड़ा है उससे भी गंदे हो जाते हैं, तो उनको छांट के अलग कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ में हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि हैचिंग के लिए 7 दिन से ज़्यादा के संग्रहित अंडों का उपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मुर्गी आज अंडा दी है तो उसको 7 डेज के अंदर अंदर आपको हैचरी या इंक्यूबेटर के अंदर सेट कर देना चाहिए, तभी आपको उच्च हैचेबिलिटी और हैचेबिलिटी प्राप्त होगी। अदरवाइज आपका जो हैचेबिलिटी परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। तो ये अंडा प्रबंधन के मुख्य बिंदु हैं। इसके बाद है रिकॉर्ड कीपिंग। ब्रॉयलर स्टॉक मैनेजमेंट में रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि जब तक आप रिकॉर्ड को अच्छे से नहीं रखेंगे तब तक आप अपने ब्रॉयलर स्टॉक को अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते। उसमें जो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड हैं उनमें एक वजन का रजिस्टर है जो विकास दर की निगरानी करता है और उसी के द्वारा हम फीड का भी नियंत्रण करते हैं। दूसरा है फीड रजिस्टर। इस फीड रजिस्टर में फीड की पूरी न्यूट्रिटिव क्वालिटी, दाने की कितनी मात्रा जा रही है, दाना कितना रिकॉर्ड में उपलब्ध है, स्टॉक में उपलब्ध है, वो सब जानकारी रहती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है टीकाकरण रजिस्टर। टीकाकरण रजिस्टर के द्वारा हम टीके के डोज, टीके की तारीख, टीके की आने वाले भविष्य में जो टीके लगने हैं उनकी दिनांक और टीके की स्टॉक की पोजीशन, वो सब हम पता करते हैं। तो टीकाकरण रजिस्टर भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद प्रोडक्शन रजिस्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना अंडा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी कितनी फर्टिलिटी आ रही है, उसकी हैचेबिलिटी कितनी आ रही है, कितना चूजा प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी सेल किस रेट पर हो रही है, और सेल के बाद में उनसे क्या प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है, क्या आय प्राप्त हो रही है, क्या व्यय हो रहा है, ये सब हम प्रोडक्शन रजिस्टर और आय व्यय रजिस्टर में नोट करते हैं। तो अगर आप रिकॉर्ड कीपिंग अच्छे से करेंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप अपने ब्रॉयलर स्टॉक को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें सुधार भी कर पाएंगे। ब्रॉयलर स्टॉक मैनेजमेंट के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये केवल पक्षियों को खाना खिलाना या पालना नहीं है, बल्कि एक पूरी समन्वित वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर आप इसको अच्छे से करेंगे, अच्छे से ब्रॉयलर स्टॉक के स्वास्थ्य का, पोषण का, उनके प्रजनन का अगर ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक से अधिक फर्टाइल अंडे प्राप्त होंगे, उनकी हैचिंग परसेंटेज ज़्यादा प्राप्त होगा, उन अंडों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और अंततः आपको अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। किसान भाइयों, तो ये सब हमने चर्चा की भाइयों ब्रीडर स्टॉक के मैनेजमेंट के बारे में।
इस मॉड्यूल में हमने जाना कि ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन में चयन, पोषण, स्वास्थ्य और रिकॉर्ड कीपिंग का सही प्रबंधन चूजों की गुणवत्ता और उत्पादन दर को प्रभावित करता है। और अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। अब हम जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है आज का, हैचरी मैनेजमेंट, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके लिए भी हमने जो 3 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है हैचरी की संरचना, लेआउट ऑफ द हैचरी। क्योंकि हैचरी बहुत ही मैकेनाइज्ड यूनिट होती है, और अगर आप हैचरी का संचालन करना चाह रहे हैं, अगर आप बच्चों का उत्पादन करना चाह रहे हैं, तो आपका सर्वप्रथम हैचरी का डिज़ाइन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपने अच्छे से हैचरी बनाई है तो आपने आधा जंग तो ऐसे ही जीत लिया। और अगर हैचरी को बनाने में अगर आपने फॉल्ट कर दिया तो आपको वो हमेशा के लिए एक समस्या हो सकती है। तो इसलिए सर्वप्रथम हम हैचरी की संरचना के बारे में बात करेंगे, हैचरी के स्ट्रक्चर, उसके लेआउट के बारे में बात करेंगे। और उसका हैचरी की संरचना क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको बताया कि आपको समस्या होगी, लेकिन तो अभी विस्तृत रूप से अगर हम बात करें तो हैचरी का एक सिद्धांत है कि उसमें अंडों से चूजों का जो उत्पादन है, अंडे हैचरी के अंदर आने से लेकर चूजे के बाहर जाने तक 1 वे फ्लो होना चाहिए। 1 वे फ्लो का अर्थ है कि एक हैचरी में अगर एक तरफ से अंडे एंटर कर रहे हैं तो उसमें जो डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं, जो डिफरेंट उसमें अंडा जो बच्चा उत्पादन की डिफरेंट जो कार्य हैं, जो अलग अलग कार्य हैं, वो एक निश्चित एक फ्लो में होना चाहिए, जिससे कि वापस लौटकर हमें किसी काम के लिए वापस पीछे की तरफ ना आना पड़े। और अंत में दूसरे गेट से जो बढ़िया स्वस्थ बच्चा हम मार्केट में देते हैं, जिससे कि एक मार्गीय 1 फ्लो संचालन होना चाहिए। तो और दूसरा, हैचरी में संक्रमण और रोगों का नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर बच्चों में ही रोग आ गए या बच्चों में या अंडों में ही संक्रमण आ गया, अंडों में ही कोई बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हो गया बच्चों में, तो फिर आगे चल के पूरी जनरेशन में, इसको हम लेयर और ब्रॉयलर कहते हैं, उनमें भी फिर वो रोग आगे चला जाएगा और किसानों को या मुर्गी पालकों को बहुत नुकसान हो सकता है। तो हैचरी की संरचना अच्छी होगी तो रोगों का नियंत्रण अच्छे से हम कर पाएंगे। तापमान, आर्द्रता और स्वच्छता का भी नियंत्रण हम हैचरी की संरचना अच्छी होने पर कर सकते हैं। उसके अलावा हैचरी की संरचना अच्छी होगी तो हम बिल्कुल सटीकता के साथ हैचरी का संचालन कर सकते हैं और गुणवत्तापूर्वक चूजों का उत्पादन कर सकते हैं। अब बात करें कि हैचरी में कितने हिस्से होते हैं। सामान्यतः हैचरी में 7 हिस्से होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआती हिस्सा है वो है अंडा प्राप्त करना और भंडारण कक्ष। क्योंकि ये देखा गया है कि एक दिन में ज़्यादातर फार्म्स में एक दिन में ब्रीडर बर्ड से मशीन में लगाने लायक अंडे प्राप्त नहीं होते हैं। जो मुर्गी पालक है, जो हैचरी संचालक है, उसको कम से कम 5 से 7 दिन तक ब्रीडर स्टॉक से जो अंडे आते हैं उनका संग्रहण करना पड़ता है, उनका भंडारण करना पड़ता है। फिर 7 दिन के जब अंडे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको फिर इंक्यूबेटर मशीन में, सेटर में लगाया जाता है। तो आपको पहले अंडों को फार्म से लाकर उनको भंडारण कक्ष में रखना होता है। तो उसके लिए आपको ब्रीडर फार्म से जो अंडे प्राप्त होते हैं उनको पहले वजन करना चाहिए, उनकी आकार, उनकी स्थिति, कैसे अंडे हैं, साफ़ हैं या गंदे हैं, और उनको पूरा उनकी जांच करने के बाद में उनको भंडार कक्ष में भंडारित करना चाहिए। उसके लिए आपको भंडार कक्ष का तापमान भी नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि भंडार अगर आपने ज़्यादा तापमान पर कर दिया तो अंडों में भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा, और भ्रूण का विकास शुरू हो जाएगा लेकिन उसको जो इंक्यूबेटर मशीन में जो सुविधाएं मिलने वाली थी वो नहीं मिलेंगी, तो भ्रूण कुछ थोड़ा विकसित होकर फिर मर जाएगा। इसलिए आपको हमेशा जो अंडा भंडारण कक्ष है उसका तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, ताकि उनमें भ्रूण का विकास ना हो, बल्कि भ्रूण का विकास एक स्थिति में बंद हो जाए या अरेस्ट हो जाए, जिसको अरेस्ट बोलते हैं, उसको फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर कहा जाता है पोल्ट्री साइंस की भाषा में। और इस स्थिति में जब हम 7 दिन तक अंडों को रखे रहेंगे, जो पहले दिन के अंडे हैं और जो 7वें दिन का अंडा है, उन सबका भ्रूण एक स्थिति में रहेगा। और जब हम 7वें दिन के अंडों को इंक्यूबेटर मशीन में लगाएंगे तो वहाँ से फिर सबका विकास एक साथ उस स्थिति से प्रारंभ होगा। तो हमको एक समान समय पर, एक आइडेंटिकल टाइम पर हमको
चूजे प्राप्त होंगे, हमें अलग अलग दिन में चूजे प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि हमने जो अंडे हैं उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जिसको फिजियोलॉजिकल जीरो टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री सेल्सियस पर अंडा भंडारण रूम में, एग स्टोरेज रूम में स्टोर किया हुआ था। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि इस एग स्टोरेज रूम की ह्यूमिडिटी भी 75% कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर उस एग स्टोरेज रूम में नमी कम होगी तो जो अंडा 7 दिन तक स्टोर होना है, उस अंडे में से कुछ ना कुछ नमी वेपर के रूप में, भाप के रूप में निकल जाएगी, और उन अंडों में नमी की मात्रा कम होने से उनकी हैचेबिलिटी भी कम हो जाएगी। अंडा भंडारण रूम में एक और सिद्धांत है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि जो अंडा पहले दिन आया उसी अंडे को सबसे पहले हैचरी मशीन में ले जाना है। ऐसा नहीं करना है कि जो अंडा 7वें दिन आया, पहले दिन एक अंडा आके रखा है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, और आपने जब मशीन में अंडा सेट करना शुरू किया तो 7वें दिन वाला पहले ले लिया। ये गलत हो जाएगा। आपको पहले दिन वाला अंडा पहले सेट करना है, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, और इस दौरान अगर मशीन की कैपेसिटी फुल हो गई तो आपको फिर चौथे, 5वें, 6वें, 7वें दिन का अंडा 3-4 दिन बाद फिर सेट करना है। तो इसमें है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिद्धांत। जो अंडा पहले एग स्टोरेज रूम में आएगा वो पहले इनक्यूबेशन के लिए पहले जाएगा। तो ये पहला हिस्सा है अंडा प्राप्त और भंडारण कक्ष। उसके बाद दूसरा हिस्सा है हैचरी का सैनिटाइजेशन और छटाई कक्ष। सैनिटाइजेशन और छटाई कक्ष में क्या किया जाता है? अंडों की सफाई की जाती है, टूटे गंदे असमान अंडों की छटाई कर दी जाती है। इससे क्या होगा कि सैनिटाइज करने से अंडे के ऊपर जो भी बैक्टीरिया, वायरस या जो भी कीटाणु रोगाणु हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे और हैचरी मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। और दूसरा, और छटाई करने से जो छोटे अंडे हैं, असामान्य अंडे हैं, बड़े अंडे हैं, वो भी मशीन के अंदर नहीं जाएंगे। तो जो चूजे प्राप्त होंगे वो भी एक समान, एक आकार के, एक वजन के चूजे प्राप्त होंगे, जिससे कि मार्केट में उन्हें आसानी से बेचा जा सके। तीसरा जो हिस्सा है वो है सेटर कक्ष। सेटर कक्ष वो होता है जिसमें सेटर को लगाया जाता है। वास्तव में इनक्यूबेटर जो मशीन होती है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं सेटर कक्ष, सेटर, और दूसरे हिस्से को बोलते हैं हैचर। सेटर जो हिस्सा रहता है उसमें जो अंडा है मुर्गी का वो 1 दिन से लेकर और 18 दिन तक रहता है, और जो हैचर जो मशीन है उसके अंदर आखिरी 3 दिन 19, 20 और 21वें दिन रहता है, क्योंकि जो हमारी मुर्गी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड करीब 21 दिन का होता है। तो शुरू के 18 दिन में अंडा सेटर मशीन में रहेगा और आखिरी के 3 दिन में अंडा हैचर मशीन में रहेगा। तो आपको सेटर कक्ष में सेटर मशीन लगी होती है। यहाँ पे जो सेटर मशीन है उसके अंदर तापमान, आर्द्रता और टर्निंग, ये तीनों का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं तो अगर सही से मैनेज नहीं की गई हैं तो निश्चित रूप से आपके जो हैचेबिलिटी है, मतलब जितना बच्चा प्राप्त होना है वो प्राप्त नहीं होगा। सेटर मशीन में क्या तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, सेल्सियस में ये 37.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसमें 55 से 65% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और हर 1 घंटे पर जो सेटर मशीन की ट्रे है वो 45 डिग्री कोण पर टर्न होनी चाहिए। उसको इस प्रकार से टर्न किया जाता है कि ट्रे एक तरफ 45 डिग्री पर झुकती है, फिर अगले घंटे फिर 45, दूसरे तरफ 45 डिग्री पर फिर टर्न होती है। ये टर्निंग का बहुत महत्व है। टर्निंग इसलिए की जाती है अंडों की मशीन के अंदर कि अगर टर्निंग नहीं करते हैं तो ऐसा देखा गया है कि अंडों में जो भ्रूण विकसित हो रहा है वो भ्रूण किसी भी एक तरफ में चिपक जाता है और उससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है और हैचेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आपकी मशीन में हर 1 घंटे पर प्रॉपर 45 डिग्री कोण पर अगर टर्निंग हो रही है तो निश्चित रूप से आपके मशीन से जो चूजे प्राप्त होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। वेंटिलेशन भी बहुत ज़रूरी है सेटर मशीन में। इसके लिए एयर फिल्टर लगे रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के जो एयर सेटर में जो प्रोड्यूस होती है उसको निकालने के लिए एग्जॉस्ट फैन की भी व्यवस्था रहती है। अगला जो हिस्सा है वो कैंडलिंग और ट्रांसफ़र कक्ष। कैंडलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पता करते हैं कि जो हमारे मुर्गी के जो अंडे सेटर मशीन के अंदर लगे थे उनमें भ्रूण का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको पता करने के लिए कैंडलर मशीन के सामने जब अंडों को रखा जाता है
तो उसके अंदर एक विशेष संरचना दिखती है, एक गहरा डार्क अंडा दिखता है। तो अगर डार्क अंडा दिख रहा है, उसके आर पार अगर लाइट नहीं जा रही है, तो हम ये मानते हैं कि इसके अंदर भ्रूण विकसित हुआ है। और जिस अंडे के अंदर लाइट थोड़ा गुलाबी सा दिख रहा है, थोड़ा पिंक कलर का दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि इसके आर पार लाइट कुछ मात्रा में जा रही है, तो ऐसे अंडे के अंदर हम मानेंगे कि इसके अंदर कोई बच्चा विकसित नहीं हुआ है और उस अंडे को हम अलग कर देते हैं। वो नॉन फर्टाइल या इनफर्टाइल एग होता है और वो कई बार बीमारियों के कारण भी हो सकता है। जनरली कैंडलिंग 7 दिन और 18 दिन की अवस्था में की जाती है। जो कमर्शियल हैचरीज हैं, जो व्यावसायिक रूप से बड़ी हैचरीज हैं, उनमें 18 दिन के बाद जब अंडे को सेटर मशीन से हैचर मशीन में ट्रांसफ़र करते हैं, उस दिन कैंडलिंग की जाती है। और जिन अंडों में बच्चे नहीं होते हैं, भ्रूण नहीं होते हैं, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उनको अलग कर दिया जाता है। और जिनमें अच्छे बच्चे, जो अंडे डार्क दिखते हैं, जिनके आर पार लाइट नहीं जाती है, उनको हैचर मशीन में ट्रांसफ़र किया जाता है। अगला हिस्सा है हैचर कक्ष। जैसा कि मैंने बताया कि इंक्यूबेटर मशीन के 2 हिस्से हैं, एक सेटर, दूसरा हैचर। तो जो हैचर कक्ष है उसमें आखिरी 3 दिन में बच्चा रहेगा और हैचर कक्ष का भी तापमान करीब 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये करीब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट सेटर से कम होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर जो नमी है, आर्द्रता है, वो सेटर से 10% अधिक होती है, 65 से 75%। अब ये प्रश्न है कि यहाँ पर नमी सेटर से ज़्यादा क्यों रखी, आखिरी 3 दिन में नमी आपने ज़्यादा क्यों की? क्योंकि आखिरी 3 दिन में बच्चा लगभग अंडे के अंदर पूरा डेवलप हो चुका है, भ्रूण बन चुका है। अब उस बच्चे को अंडे के जो हार्ड सेल है, जो ऊपर का छिलका है, उसको तोड़ के बाहर आना है। ये काम जो मुर्गी का बच्चा है, जो अंडे के अंदर चूजा है, वो खुद स्वयं करता है और अपनी बीक से, चोंच से उस अंडे के छिलके को तोड़कर बाहर आता है। अगर हम हैचर के अंदर थोड़ी सी 10% नमी बढ़ा देते हैं तो थोड़ा अंडे का जो सेल है वो सॉफ्ट हो जाता है और जो चिक है, जो अंडे के अंदर मौजूद है, यंग, उसको उस सेल को तोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाती है और इससे हैचेबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ती है। और एक बात और याद रखनी है, हैचिंग के समय में टर्निंग नहीं करनी है, मतलब आखिरी 3 दिन में टर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब लगभग चिक बन चुका है, अब अंडे के अंदर भ्रूण के चिपकने की कोई संभावना नहीं है। तो ये हो गया हैचर कक्ष। इसके बाद बात करेंगे जो छठवां हिस्सा है, चूजे की हैंडलिंग और डिस्पैच कक्ष। अब चूजा, हैचरी में चूजा निकल आया हैचर मशीन में, आपने मशीन से चूजा बाहर निकाल लिया, अब उसकी हैंडलिंग करनी है, उसका टीकाकरण करना, उसकी ग्रेडिंग करनी है और उसको चिक बॉक्स के अंदर पैक करना है, फिर सेल के लिए मार्केट में देना है, फार्मर्स को या फिर मुर्गी पालकों को, उनको देना है। तो ये सब काम चूजा जो चिक हैंडलिंग एंड डिस्पैच रूम में किया जाता है। इसके बाद जो 7वां हिस्सा है वो है बहुत महत्वपूर्ण है, वेस्ट डिस्पोजल एंड सैनिटाइजेशन रूम। इसको बोलेंगे अपशिष्ट निपटान क्षेत्र। जो पूरी इस प्रक्रिया में, अंडे से चूजे निकालने की प्रक्रिया में जो डेड एम्ब्रियो हैं, जो अंडे का छिलका है, जो इनफर्टाइल एग्स हैं, जो कुछ डेड चिक्स हैं छोटे जो कभी मर गए हैं, वो उनके फीडर्स हैं, ये सब का अच्छे से निस्तारण करना, क्योंकि ये सब एक सोर्स हो सकते हैं किसी इन्फेक्शन के, बीमारी के, कीटाणुओं के। तो इनको 2-3 तरीके से आप ख़त्म कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। या तो आप इनको गहरे ज़मीन में गाड़ दें, बायोडाइजेस्टर पिट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें इनका डाइजेशन हो जाता है। इंसिनरेटर में इनको जलाया भी जा सकता है। तीसरा, इनकी एक मील, हैचरी बाई प्रोडक्ट मील जिसको बोलते हैं, हैचरी से जो बाई प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसकी एक खली भी बनाई जा रही है आजकल, लेकिन इसको बनाने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है और इसमें गुणवत्ता नियंत्रण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर इसकी गुणवत्ता का सही से ध्यान नहीं रखा गया तो जो मरे हुए चूजे या अंडे हैं उनमें कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर गुणवत्तापूर्वक खली नहीं बनाई गई तो फिर ये इन्फेक्शन, जिस भी जानवर को आप ये खली खिलाएंगे उनमें ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। तो एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन ये भी एक वर्तमान में एक अच्छा ऑप्शन है कि हैचरी से या पोल्ट्री फार्म जो स्लॉटर हाउसेस हैं उनसे जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है उससे भी जानवरों के खाने योग्य हैचरी बाई प्रोडक्ट या स्लॉटर हाउस बाई प्रोडक्ट मील तैयार आजकल किए जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा रास्ता है जिसके द्वारा हम हैचरी को जो बाई प्रोडक्ट है उनको डिस्पोज कर सकते हैं।
मैंने शुरू में बात की थी कि एक वन वे प्लान होना चाहिए, वन वे मूवमेंट का। तो हैचरी मूवमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे। उसमें अगर बिल्कुल नट सेल में बात करें, बिल्कुल सारांश में, तो सबसे पहले हमने अंडा प्राप्त किया, फिर अंडों की छटाई करी, उनका सैनिटाइजेशन किया। सैनिटाइजेशन जनरली फॉगिंग के द्वारा किया जाता है, फ्यूमिगेशन जो KMNO4 और फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा फॉर्मेलिन गैस प्रोड्यूस की जाती है, उसके द्वारा अंडों का सैनिटाइजेशन किया जाता है। उसके बाद अंडों को सेटर मशीन में सेट करना, फिर सेटर मशीन से जब हैचर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस समय उनकी कैंडलिंग करना, फिर हैचर मशीन में उनको ट्रांसफ़र करना, फिर हैचर मशीन से चूजे निकालना, उन चूज़ों की पूरी ग्रेडिंग, वैक्सीनेशन, उसके बाद उनकी पैकिंग करना, फिर उन चूज़ों को मार्केट में सेल के लिए डिस्पैच करना, और उसके बाद में उस पूरी प्रक्रिया में जो भी बेस्ट प्रोड्यूस हुए हैं उनका डिस्पोजल करना। ये एक इसी क्रम में और इसी तरीके से पूरे हैचरी में काम होना चाहिए, तो कभी भी आपकी हैचरी में इन्फेक्शन की संभावनाएं नहीं रहेंगी। और ये दिस इज़ द वन वे फ्लो ऑफ द ऑपरेशंस। हैचरी में वेंटिलेशन ये बहुत ज़रूरी है। वेंटिलेशन जनरली हैचरी में पॉजिटिव प्रेशर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हेपा फिल्टर हैचरी के जो एंट्री गेट हैं वहाँ पर लगे रहते हैं, जिससे कि जो हवा अंदर जा रही है वो हमेशा फिल्टर होकर अंदर जाए, कोई बैक्टीरिया वायरस हैचरी के अंदर ना चला जाए। हर जो कक्ष हैं, जो हैचरी में जितने रूम्स हैं, सब में इंडिपेंडेंट एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होना चाहिए, तो उसके अंदर जो भी हवा में जो भी पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएं, और एयर फ्लो जो दिशा है वो हमेशा क्लीन एरिया से डर्टी एरिया की ओर होनी चाहिए। मतलब अगर आप देखें तो जो डिस्पोजल रूम है उस तरफ से कभी भी सेटर या हैचर रूम की तरफ फ्लो नहीं होना चाहिए एयर का फ्लो हमेशा सेटर हैचर रूम से जो डिस्पोजल रूम है या चिक डिस्पैच रूम है उस तरफ होना चाहिए। इस पूरी जो हमने बात की हैचरी के लेआउट डिज़ाइन की, ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, और इसके लिए एक्सपर्टाइज और मैकेनाइज्ड सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हम हैचरी की संरचना अच्छी रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो चिक्स का उत्पादन भी अच्छा रहेगा और हेल्दी चिक्स प्रोड्यूस होंगे, जो आगे चल के हमारी पोल्ट्री फार्मिंग को मजबूती प्रदान करेंगे। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि हैचरी की संरचना का वैज्ञानिक डिजाइन उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और संक्रमण को नियंत्रित करता है। और अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। भाइयों, अब हम बात करेंगे अगले विषय पर, जो हैचरी में महत्वपूर्ण विषय है, वो है हैचरी में इंक्यूबेशन की क्या प्रक्रिया होती है। यही हैचरी ऑपरेशंस की जान है, आत्मा है। इंक्यूबेशन की जो प्रक्रिया है उसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि इससे निषेचित जो अंडे हैं, फर्टाइल एग्स हैं, उनको कंट्रोल्ड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और वेंटिलेशन, मतलब नियंत्रित तापमान, नमी और वेंटिलेशन और टर्निंग के द्वारा हम एक निश्चित तापमान पर रखते हैं, जिससे कि भ्रूण का सही विकास होता है और चूजे सही समय पर प्राप्त होते हैं और अच्छी गुणवत्ता और अच्छी हेल्थ के चूजे हमको मिलते हैं। इसके बाद इंक्यूबेशन के प्रकार। इंक्यूबेशन जनरली दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है नेचुरल इंक्यूबेशन, जिसको प्राकृतिक इंक्यूबेशन कहते हैं। इसमें मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है, उनको सेती है, और इस प्रक्रिया के द्वारा 21 दिन बाद हमें अंडों से चूजे प्राप्त होते हैं। ये एक पारंपरिक प्रक्रिया है, काफ़ी समय से चली आ रही है, ट्रेडिशनल प्रोसेस है। लेकिन वर्तमान में जिस स्तर पर हमको मुर्गी पालन करना है, तो प्राकृतिक या नेचुरल इंक्यूबेशन से वो संभव नहीं है। हमें हज़ारों और लाखों की संख्या में चूजे प्राप्त करने हैं, उसके लिए हमें आर्टिफिशियल कृत्रिम इंक्यूबेशन की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम इंक्यूबेटर मशीन के द्वारा नियंत्रित वातावरण में हम इंक्यूबेशन की प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि हमें बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता के स्वस्थ चूजे प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में कमर्शियल हैचरी में, व्यावसायिक हैचरी में सभी जगह कृत्रिम इंक्यूबेशन का ही उपयोग किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि इंक्यूबेशन में कितने चरण होते हैं। इंक्यूबेशन में जनरली 2 चरण होते हैं, स्टेजेज ऑफ इंक्यूबेशन। पहला होता है सेटर फेज, जो मैंने आपको बताया, एक दिन से लेकर 18 दिन तक, और दूसरा होता है हैचर फेज, 19 दिन से लेकर 21 दिन तक। शुरू के जो सेटर फेज है उसमें अंडों को एक विशेष ट्रे में रखा जाता है, इसको सेटर ट्रे कहते हैं। उसमें खांचे बने रहते हैं और उसमें अंडों को रखने की जो स्थिति है उसका भी बहुत महत्व है।
उसमें हमेशा मुर्गी के अंडे को सामान्यतः सभी लोगों ने देखा होगा, उसमें एक हिस्सा थोड़ा चौड़ा रहता है और एक हिस्सा थोड़ा नुकीला रहता है। तो जो अंडे की ट्रे है सेटर के अंदर, सेटर ट्रे है, उसमें हमेशा अंडे को जो चौड़ा हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रखा जाना चाहिए और जो नुकीला हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना चाहिए, जिससे कि इसमें भ्रूण का विकास अच्छे प्रकार से होता है। क्योंकि जो चौड़ा हिस्सा है उसमें एयर सेल होता है, वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। अगर आप चौड़े हिस्से को नीचे कर देंगे तो जो इंक्यूबेशन प्रोसेस है, जो भ्रूण का विकास प्रक्रिया है, उस दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान अच्छे से नहीं हो पाएगा और आपके जो अंडे हैं उनसे अच्छी गुणवत्ता के और ज़्यादा मात्रा में चूजे प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए इसकी जो अंडे को रखने की स्थिति है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा हैचर फेज है। हैचर फेज से जब सेटर मशीन से जब चूजे निकाले जाते हैं तो उनको हैचर में डाला जाता है और हैचर में रखने के लिए हमको एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, एक सामान्य सी ट्रे में रखना है। वहाँ पर हमको ये नुकीले भाग को नीचे और चौड़े भाग को ऊपर रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय चिक बन चुका होता है और उसके लंग्स, उसके फेफड़े काम करना शुरू कर चुके होते हैं। तो उस समय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफ़र की कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं रहती है। उसके बाद इंक्यूबेशन के लिए क्या आदर्श स्थितियां हैं, आइडियल कंडीशंस फॉर इंक्यूबेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी आप सेटर और हैचर का संचालन कर रहे हैं तो आपको आदर्श स्थिति, आदर्श टेम्परेचर, आदर्श ह्यूमिडिटी पता नहीं होगी तो आप अपनी मशीन को अच्छे से चला नहीं सकते, उसको अच्छे से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको तापमान में देखना होगा कि 37.5 डिग्री सेल्सियस तापमान सेटर का होना चाहिए और हैचर का करीब करीब 36.9 डिग्री सेल्सियस से 36.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेटर से करीब 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हैचर में कम रखा जाता है। आर्द्रता, नमी जिसको बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, वो सेटर के अंदर 55 से 60% और हैचर के अंदर 65 से 70% आपको रखनी चाहिए। मतलब हैचर के अंदर करीब 10% नमी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे आराम से, आसानी से जो अंडे का छिलका उसको तोड़ के बाहर आ सकें हैचर मशीन में। तीसरा, वेंटिलेशन। यहाँ पर CO2 की मात्रा 0.5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि एक छोटे से एरिया में, छोटी सी मशीन में आपने 10 से 20 हज़ार और कई बार लाखों में अंडे लगाए हुए होते हैं और उन सब के अंदर भ्रूण का विकास हो रहा होता है और भ्रूण के विकास के दौरान उसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है तो CO2 प्रोड्यूस होती है बहुत। और एक छोटे से जगह में CO2 की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो CO2 टॉक्सिक गैस का काम करती है, विषाक्त गैस का काम करती है। जब CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हैचर में लगा एग्जॉस्ट फैन बाहर निकाल देता है और CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सेटर में 0.5% से ज़्यादा CO2 का कंसंट्रेशन ना हो और हैचर में 0.7% से ज़्यादा ना हो। अगर CO2 इस मात्रा से ज़्यादा बढ़ती है तो फिर निश्चित रूप से जो हैचेबिलिटी है वो नीचे की तरफ जाएगी। अगला है टर्निंग। टर्निंग हर 1 घंटे में सेटर के अंदर 45 डिग्री कोण पर आपको अंडों को घुमाना है, सेटर ट्रे को घुमाना है, जिससे कि भ्रूण कहीं एक चिपके ना और हैचर के अंदर टर्निंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेटर से हैचर में ट्रांसफ़र। जब हम सेटर से हैचर में अंडों को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये 19वें दिन ये प्रक्रिया की जाती है। इसमें ट्रे साफ़ होनी चाहिए, उसकी सैनिटाइज होना चाहिए, अंडों पे नंबरिंग होनी चाहिए अगर आप पेडिग्री हैच निकाल रहे हैं तो। तीसरा, जो ट्रांसफ़र रूम है वो भी तापमान उसमें नियंत्रित होना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर तापमान ज़्यादा होगा तो जो प्रक्रिया एक मशीन से दूसरे मशीन में समय लग रहा है उस समय कुछ एम्ब्रियो की मौत हो सकती है, उनकी डाई हो सकती है, तो उससे आपकी हैचेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ट्रांसफ़र रूम का तापमान भी 18 से 20 डिग्री पर नियंत्रित करना जरूरी है। चूजा निकालने की प्रक्रिया, ये 21वें दिन सामान्यतः अंडों से चूजा निकाला जाता है। सामान्यतः ये देखा गया है कि अगर मुर्गी के चूजों को निकलने के बाद 24 घंटे अगर हैचर मशीन के अंदर ही रखा जाता है तो उनकी एडेप्टेबिलिटी और उनकी जो दृढ़ता है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी रहती है और उनके पंख भी अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं दूर के क्षेत्र में चूजों को भेजना है, इसमें 24 से 48 घंटे का समय लग सकता है, तो आपको हैचिंग होने के तुरंत बाद अंडों को निकालकर उनकी सॉर्टिंग करके और उनका वैक्सीनेशन करने के बाद उनको तुरंत डिस्पैच कर देना चाहिए। और अगर पास के एरिया में ही अगर आपको चूजों का पालन करना है तो आपको
आप 24 घंटे तक भी चूज़ों को हैचर मशीन में रहने दे सकते हैं और वहाँ पर पानी और भोजन की आवश्यकता भी नहीं होती है, क्योंकि चूज़ों में योग सैक नामक एक थैली होती है जिसमें कि पोषण रहता है, और वो उस पोषण से उनका 24 घंटे का दाने और पानी का आराम से काम चल जाता है। तो उस समय उनको मशीन में रखेंगे तो उनमें उनका हेल्थ अच्छा ही होता है, उनमें योग सैक इन्फेक्शन या ऑम्फेलाइटिस की संभावनाएं कम हो जाती हैं। हैचिंग दर का मूल्यांकन ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम हैचरी मशीन चला रहे हैं, जब भी हम हैचरी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे अंडों से आदर्श रूप में हमें कितने बच्चे मिलने चाहिए। तो फर्टाइल अंडों से हैचेबिलिटी हमेशा 85% से ज़्यादा हमको बच्चे मिलना चाहिए। जैसे अगर देखा जाए तो 1000 अंडे अगर मशीन में सेट किए तो हमें 850 बच्चे से ज़्यादा ही प्राप्त होने चाहिए। अगर आपको 850 बच्चे से कम प्राप्त हो रहे हैं, मतलब आपको आपकी जो हैचिंग की पूरी प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है और आपका लाभ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमी प्राप्त होगा। तो जो फर्टाइल अंडों से 85% से ज़्यादा हैचेबिलिटी मिलनी चाहिए। कुछ कुल अंडे लगाए हैं उनमें हैचेबिलिटी हमको 80% तक मिलना चाहिए। जो 85% मैंने बताया वो फर्टाइल अंडों से, और जो कुल अंडे जैसे 1000 अंडे जो सेट किए हैं उनसे 80% से ज़्यादा हमको हैचेबिलिटी मिलना चाहिए, बच्चे मिलना चाहिए। अगर 80% से कम मिल रहे हैं तो मतलब आपको पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से रिव्यू करने की ज़रूरत है। ब्रीडर स्टॉक मैनेजमेंट को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, उसके साथ साथ में आपको हैचरी मैनेजमेंट को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉल्ट होगा जिससे कि 1000 अंडों से 800 से कम बच्चे प्राप्त हुए हैं। अगर सब प्रक्रियाएँ सही हैं तो निश्चित रूप से आपको 1000 अंडों से 800 से ज़्यादा बच्चे ही प्राप्त होंगे। और तीसरा, जो मृत भ्रूण है, डेड इन सेल की भी संख्या 10% से कम होनी चाहिए। अगर ये संख्या ज़्यादा आ रही है तो निश्चित रूप से हैचिंग के दौरान या तो हैचरी मशीन का तापमान नियंत्रित नहीं रहा, या अंडों में कोई ना कोई इन्फेक्शन मदर से आया है, उनकी माँ से आया, ब्रीडर स्टॉक से आया है। इसको भी देखने की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। डेड इन सेल चिक्स अगर ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से आपके स्टॉक जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी और आपका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हैचरी के संचालन में कुछ सामान्य समस्याएं रहती हैं, उनके बारे में भी बात करूंगा। एक कम हैचेबिलिटी, मैंने बताया तापमान सही नहीं है, अंडे खराब हैं, भ्रूण की मृत्यु, टर्निंग सही से नहीं हो रही, उसका भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। कई बार ऑक्सीजन की कमी रहती है। जो इंक्यूबेटर मशीन में, सेटर मशीन में जो पीछे पर्दा लगा हुआ है उस पर जो नमक है या जो उस पर कैल्शियम जमा हो जाता है तो अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाती है। अंदर ऑक्सीजन नहीं आ पाती है तो भ्रूण प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर जाते हैं। तो ये आप चेक करिए, हर 2 महीने में जो पीछे इंक्यूबेटर मशीन में जो पंखा लगा हुआ है उस पर जो पर्दे को चेंज कर दीजिए हर 2 महीने में। उसके बाद समय से पहले या देर से चूजे निकलना, वो उसका सबसे बड़ा कारण है तापमान इम्बैलेंस। या तो तापमान आपकी मशीन का ज़्यादा है तो समय से पहले बच्चे आएंगे, या तापमान कम है तो समय जो 21 दिन है उसके बाद में आपको बच्चे मिलेंगे। डिहाइड्रेटेड चूजे कम मिलेंगे जब आपके मशीन में नमी की मात्रा कम होगी। और असामान्य चूजे मतलब छोटे चूजे, बड़े चूजे, क्रुक्ड बीक, कई बार उनकी चोंच टेढ़ी रहती है, तो ये आनुवांशिक कारण हो सकते हैं या फिर चूजों में कोई रोग भी हो सकता है। तो इसको भी ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। सफल इंक्यूबेशन के लिए कुछ सुझाव मैं यहाँ से देना चाहूँगा, क्योंकि इंक्यूबेशन अगर अच्छा होएगा तो अच्छे चूजे प्राप्त होंगे। अंडे को 5 से 7 दिन में ही इंक्यूबेट करें, 7 दिन से ज़्यादा पुराने अंडे इंक्यूबेट ना करें। मशीन को हर हैच के बाद में सफाई करें, उसका फ्यूमिगेशन करें। उसके बाद में निर्धारित मापदंडों की मॉनिटरिंग करें। जो मापदंड मैंने बताए, हर बैच की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए और नमी और तापमान, वेंटिलेशन को बिल्कुल विशेष रूप से नियंत्रित करें। अगर इनमें कोई चेंज होगा तो निश्चित रूप से हैचेबिलिटी कम आएगी। रिकॉर्ड कीपिंग, हैचरी के लिए रिकॉर्ड कीपिंग बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम इस पूरी प्रक्रिया जो इंक्यूबेशन प्रोसेस मैंने बात की, उसके इस प्रक्रिया के आधार पे अगर हम कह सकते हैं कि कंट्रोल्ड इंक्यूबेशन से हमें क्वालिटी चिक्स मिलते हैं और क्वालिटी चिक्स से पोल्ट्री फार्मिंग नो डाउट प्रॉफिटेबल होगी। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि सही इंक्यूबेशन शर्तों से भ्रूण का सही विकास होता है, जिससे उच्च हैचिंग दर प्राप्त होती है। और अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की। अब जो अंतिम विषय है जो रिकॉर्ड कीपिंग, हैचरी में रिकॉर्ड कीपिंग का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो हम इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में बात करेंगे। जो ब्रीडर फार्म रिकॉर्ड हैं और जो हैचरी रिकॉर्ड हैं, उन दोनों में हमको ब्रीडर फार्म के रिकॉर्ड के बारे में, एक तो फ्लॉक रिकॉर्ड, इसमें नस्ल, उनके आने की तिथि,
ब्रीडर चिक्स की संख्या और ब्रीडर की आयु, इन सब का रिकॉर्ड करना है। अंडा उत्पादन रिकॉर्ड, इसमें अंडे के उत्पादन का रिकॉर्ड रखना है। अंडा संग्रह रिकॉर्ड, इसमें अंडे कितने समय पर आ रहे हैं, जो एग स्टोरेज रूम है उसको भी नियंत्रित करना है। फीड कंजम्पशन रिकॉर्ड, कितना फीड उपयोग हो रहा है उसका रिकॉर्ड रखना है। मृत्यु दर का भी रिकॉर्ड रखना है, मृत्यु दर और कर्ड पक्षी का रिकॉर्ड। उसके बाद टीकाकरण रिकॉर्ड रखना है और दवाइयों के उपयोग का भी रिकॉर्ड हमको ब्रीडर फार्म में रखना है। उसके बाद में अगला है हैचरी का रिकॉर्ड। हैचरी के रिकॉर्ड में जो मुख्य रिकॉर्ड है वो इंक्यूबेशन लॉग बुक, किस दिन हमने अंडों को सेट किया, किस दिन उनकी टर्निंग का शेड्यूल क्या है, अंडों की संख्या कितनी है, किस दिन उनको हमें ट्रांसफ़र हैचर में ट्रांसफ़र करना है, ये सब इंक्यूबेशन लॉग बुक में आता है। उसके बाद सेटर और हैचर के तापमान और नमी के लिए भी एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उनकी बराबर हर 6 घंटे पे मॉनिटरिंग की जाती है जिससे कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। उसके बाद ट्रांसफ़र, जब हमको अंडों को सेटर से हैचर में ट्रांसफ़र करना है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिर हैचेबिलिटी रिपोर्ट, अंडों से कितने बच्चे प्राप्त हुए, वो हैचेबिलिटी रिपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। फिर जो डेड सेल्स हैं या जो मरे भ्रूण हैं या जो मरे हुए बच्चे निकलते हैं उनका पोस्टमार्टम सहित उनका पोस्टमार्टम भी करवाना ज़रूरी है, कौन सी बीमारी से वो मरे हैं और साथ साथ में उनकी कितनी संख्या है, पॉसिबल कारण क्या है, वो सब इस रिकॉर्ड में होना चाहिए। उसके बाद वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, जो फर्स्ट डे जो वैक्सीन लगाया जाता है हैचरी के अंदर मेरेक्स का, उसका बैच नंबर क्या है वैक्सीन का, उसकी दिनांक क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका रिकॉर्ड रखना है। चूज़ों की छटाई, चूज़ों को छाट रहे हैं तो कितने चूजे हमने कल्ड किए, उन सब का रिकॉर्ड रखना है, उनकी डेट रखना है। उसके बाद पैकिंग और डिलीवरी रिकॉर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, किस नंबर के बॉक्स में पैकिंग की गई है, किस ग्राहक को किस दिन पैकिंग की गई है, वो सब रिकॉर्ड भी हमको रखना चाहिए। रिकॉर्ड कीपिंग के लिए जनरली रजिस्टर या लॉग बुक को कागजी दस्तावेजों के रूप में कर सकते हैं, कंप्यूटर में एक्सेल सीट में कर सकते हैं। आजकल मोबाइल में सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध हैं, पोल्ट्री ERP सिस्टम उनमें से एक है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चार्ट पर भी, जो हैचरी में जो दीवार पर जो चार्ट लगे रहते हैं, बोर्ड लगे रहते हैं, उन पर भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि रिकॉर्ड कीपिंग से ब्रीडर स्टॉक और हैचरी की गुणवत्ता, ट्रेसेबिलिटी और लाभप्रदता में सुधार होता है। अब चलिए बढ़ते हैं इस प्रशिक्षण के निष्कर्ष की ओर। रिकॉर्ड कीपिंग का निष्कर्ष मैं कहूँगा कि अच्छी रिकॉर्ड कीपिंग होगी तो गुणवत्ता और बेहतर नियंत्रण रहेगा, आप बेहतर निर्णय ले सकेंगे जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। अगर इन सब चीज़ों का आप रिकॉर्ड पूरे हैचरी मैनेजमेंट में, हैचरी के लेआउट, हैचरी इंक्यूबेशन की प्रोसेस, उसके बाद में रिकॉर्ड कीपिंग, इन सब का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको हैचिंग से अधिक चूजे प्राप्त होंगे और आपका जो हैचरी और ब्रीडर स्टॉक का रिकॉर्ड है वो आपका अच्छा रहेगा और आपका उत्पादन और लाभ भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। इस प्रशिक्षण में हमने समझा ब्रीडर स्टॉक और हैचरी प्रबंधन पोल्ट्री उद्योग की नींव है जो गुणवत्ता और लाभ सुनिश्चित करते हैं। हमने जाना ब्रीडर स्टॉक प्रबंधन में चयन, पोषण और स्वास्थ्य प्रबंधन चूजों की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। हमने देखा हैचरी की संरचना और इंक्यूबेशन प्रक्रिया का सही पालन उत्पादन और हैचिंग दर को बढ़ाता है। हमने सीखा रिकॉर्ड कीपिंग से पोल्ट्री प्रबंधन में पारदर्शिता और लाभप्रदता बढ़ती है। इस प्रशिक्षण से हम पोल्ट्री प्रबंधन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगे।